तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिकॉर्न नर्सिंग क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैरिंग्स के बारे में। पहला वाला जो हमारा लेक्चर था, ठीक है, हमने क्या है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें फर्स्ट जो लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुकी हैं। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट था, उसमें हमने नोज के बारे में बताया, उसके बारे में हमने फेरिंग्स के बारे में बताया, और अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो हम लैरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लैरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर ना देखा हो तो मेरी एडवाइस है कि वो पहले वो लेक्चर देखें, उसके बाद ये देखें, क्योंकि आपको कंटिन्यूशन जो होता है वो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने में, अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं लैरिंग्स के साथ। तो लैरिंग्स क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। जो लैरिंग्स होता है इसे वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं इसको? वॉइस बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होता है लैरिंग्स में पाई जाती है फोनेटरी मसल्स। जो फोनेटरी मसल्स का काम होता है फोनेशन का। फोनेशन का अर्थ होता है वाइब्रेशन करना, और वाइब्रेशन से क्या होता है? साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगर हम कुछ भी बोलते हैं तो क्या होता है, हम बोलते हैं तो वो चीजें कैसे, आवाज एक्चुअल में आवाज जनरेट कैसे होती है? वो चीज जनरेट होती है जब हमारी जो फोनेटरी मसल्स पाई जाती हैं लैरिंग्स में, उनमें फोनेशन होता है। फोनेशन क्यों होता है? फोनेशन जब हम सांस लेते हैं तो उस सांस लेते हैं और एक सांस बाहर छोड़ते हैं, तो जब सांस लेते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड्स पाई जाती हैं लैरिंग्स में। तो वोकल कॉर्ड्स क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। और लेकिन जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी वोकल कॉर्ड्स जो होती है वो ओपन होती हैं, और वोकल कॉर्ड्स के ओपन होने की वजह से जो हमारे फोन उसमें फोनेशन होता है, और फोनेशन होने के साथ ही हमारा साउंड का प्रोडक्ट, उसी फोनेशन के साथ, उसी वाइब्रेशन के साथ ही हमारा साउंड, उसी की वजह से ही हमारा जो साउंड है उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, आया समझ में? और जो हमारी मतलब वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वोकल कॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा आपको, डायग्राम दिखा के आगे समझाऊंगा कि कैसे होती हैं, क्या होती हैं, कैसे अटैच होती हैं, सब चीजें इसमें हम आपको बताएंगे। उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज कंटिन्यू एज ट्रैकिया। ये जो हमारी जो लैरिंग्स होती है वो ट्रैकिया के साथ एंड ईसोफेगस टू, ईसोफेगस के साथ कंटिन्यू होती है। मतलब एक्चुअल में क्या होता है, लैरिंग्स जो फेरिंग्स होता है, लैरिंग जो फेरिंग्स ट्रैकिया और ईसोफेगस दोनों के साथ कंटिन्यू पाया जाता है। इट्स लाइज एट द लेवल ऑफ C3 एंड टू C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। ये जो हमारा लैरिंग्स होता है वो C3 से लेकर C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल पर पाया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको किस में हेल्प करेगी? ये चीजें आपको उसके रिलेशन में हेल्प करेगी कि अगर आपको पता पूछा जाए कि कई बार ऐसा हो जाता है कि लैरिंग्स की सिचुएशन पूछ ली जाती है, लैरिंग्स कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो लैरिंग्स जस्ट जो हमारा होता है वो C3 से लेकर C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा के जस्ट सामने होता है, क्योंकि हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है भाई? 7 होती है। ठीक है, C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, तो C3 से C6 के बीच में क्या पाया जाता है? लैरिंग्स पाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद सबसे पहले इसका रिलेशन देखते हैं कि लैरिंग्स में एक्चुअल में क्या क्या, लैरिंग्स के साथ, लैरिंग्स के रिलेशन का अर्थ है कि लैरिंग्स के आगे क्या होता है, लैरिंग्स के पीछे क्या होता है, लैरिंग्स के साइड में क्या होता है, लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है, और लैरिंग्स के नीचे क्या हो जाता है। सुपीरियरली सबसे पहला जो रिलेशन है वो है सुपीरियरली, हायोइड बोन एंड फेरिंग्स। सबसे पहले क्या है कि लैरिंग्स के ऊपर की तरफ, सुपीरियर का अर्थ होता है ऊपर, ऊपर, ठीक है, सुपीरियर का अर्थ होता है ऊपर, तो उसके ऊपर की तरफ अपर पार्ट में हायोइड बोन पाई जाती है और फेरिंग्स पाया जाता है। देखिए ये चीजें दिखा दूं आपको। देखिए ये हमारा लैरिंग्स है भाई, ये हमारा लैरिंग्स है। देखो ये वाला लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, कंप्लीट लैरिंग्स है। ये बोन है, इसे कहते हैं हायोइड बोन। ठीक है, ये इसके ऊपर पाए जाते हैं। अब इसके ऊपर है तो पहले डायग्राम में से समझ लेते हैं, उसके बाद रिलेशन देख लेंगे। उसके बाद देखो नीचे की तरफ क्या पाया जाएगा भाई? नीचे के साथ ट्रैकिया पाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद लेटरली, अभी आपको इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन इसके साइड में इस तरह से, लैरिंग्स के साइड में इस तरह से एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे कहते हैं हम थायराइड ग्लैंड। क्या कहते हैं? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, वो थायराइड ग्लैंड पाई जाती है इसके लेटरली इस तरह। जब ये जो एरिया है इसे कहते हैं लेटरल एरिया। क्या कहते हैं? लेटरल एरिया। ठीक है, लेटरल एरिया कहते हैं इसे, लेटरल एरिया कहते हैं। ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है इसे लेटरल, दोनों तरफ। ठीक है, ये वाला सुपीरियर हो गया, ये सुपीरियर, ऊपर ये सुपीरियर, ये नीचे वाला हो गया इंफीरियर। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों वाले एरिया जो हैं, देख सकें, एक सेकंड अभी बताते हैं। ये वाले जो इस तरह से, ये हमारी इस जो थायराइड ग्लैंड है वो इस तरह से पाई जाती है, तो दोनों तरफ है।
थायरॉइड ग्लैंड दोनों तरफ है। ये वाला एरिया कौन सा हो गया, ये भी लेटरल और ये भी लेटरल। अब ये राइट लेटरल और ये लेफ्ट लेटरल, ठीक है, ये दोनों। उसके बाद नीचे की तरफ ट्रैकिया है, ऊपर की तरफ हायोइड बोन के साथ। उसके बाद एंटीरियरली आगे की तरफ, अभी देखो आप अपने गले में टच करके देखो, एंटीरियरली क्या है आपका जो दिख रहा है ना, ये यही है लैरिंग्स, ठीक है। आपको जो टच आता है, तो आपको जो फील करते हो आप, ठीक है, ये लैरिंग्स है भाई। ये लैरिंग्स जो है उसके आगे देखो, और आगे क्या दिखता है आपको, आपको कुछ दिखती है इसमें, नेक मसल्स दिखती हैं। क्या दिखती हैं, आगे इसके आगे आपको नेक मसल्स दिखती हैं। क्या दिखती हैं, नेक मसल्स। और पीछे की तरफ क्या है, पीछे की तरफ वर्टिब्रास हैं। सिंपल सी बात है, तो एंटीरियरली नेक मसल्स हैं और पीछे की तरफ सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं, क्योंकि हमारा लैरिंग्स जो होता है किसके सामने पाया जाता है, C3 के C6 के सामने पाया जाता है, अर्थात वो सर्वाइकल वर्टिब्रा के उसके पोस्टीरियरली सर्वाइकल C3 से लेकर C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है। तो इसमें देखते हैं सुपीरियरली देखो हायोइड बोन है, बता दिया मैंने, और फेरिंग्स है। उसके बाद इंफीरियरली नीचे की तरफ ट्रैकिया है। उसके बाद एंटीरियरली आगे की तरफ मसल्स ऑफ नेक है। उसके बाद पोस्टीरियरली पीछे की तरफ C3 से C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा है। उसके बाद लेटरली थायरॉइड ग्लैंड है भाई, ठीक है। उसके बाद लैरिंग्स जो होता है उसमें हमारे कितने, अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स में हम फर्स्ट देखते हैं, द लैरिंग्स इज मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज। जो हमारा लैरिंग्स होता है वो 9 कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है। उसमें से भाई 3 कार्टिलेज तो होते हैं अनपेयर, मतलब सिंगल पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, सिंगल पाए जाते हैं, ठीक है, सिंगल कार्टिलेज होते हैं। उसके बाद 3 कार्टिलेज ही होते हैं हमारे अनपेयर, पेयर्ड होते हैं, मतलब पेयर होते हैं, मतलब डबल पाए जाते हैं। पेयर का अर्थ है डबल पाए जाते हैं। तो सिंगल कार्टिलेज जो है एक थायरॉइड कार्टिलेज है, क्रिकोइड कार्टिलेज है, इपिग्लोटिस है। ये जो कार्टिलेज है वो सिंगल कार्टिलेज है, अनपेयर कार्टिलेज है। उसके बाद एरिटेनॉइड कार्टिलेज है, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज है और क्यूनिक्यूलेट कार्टिलेज है। ये जो कार्टिलेज होता है वो हमारे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, पेयर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, डबल पाए जाते हैं, ठीक है। इन कार्टिलेज से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कार्टिलेज एक्चुअल में कैसे कैसे होते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो समझने के लिए पता चल जाएगा कि एक्चुअल में, आपको समझ में आ जाएगा कि सिचुएशन दिख जाएगी कि हाँ एक्चुअल में ये कार्टिलेज कहाँ होते हैं। देखो देखो ये वाला जो, ये सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, थायरॉइड कार्टिलेज। अनपेयर कार्टिलेज में पढ़ते हैं थायरॉइड कार्टिलेज। ये वाला जो कार्टिलेज है, ये वाला जो कार्टिलेज है इसे कहते हैं हम, ये वाला देखो जिससे ब्लैक कवर किया है, ये वाला इसे कहता है थायरॉइड कार्टिलेज। अब थायरॉइड कार्टिलेज में ये थायरॉइड कार्टिलेज कहलाता है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे ये वाला जो कार्टिलेज, ये वाला, अब इसमें इस पेन इंक चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड कलर चेंज हो जाते हैं अभी। देखो ये वाला नीले, अब नीले कलर से दिखाई देगा आपको। ये देखो ये वाला जो कार्टिलेज है, ये वाला जो कार्टिलेज है इसको कहेंगे हम क्रिकोइड कार्टिलेज। और ये वाला जो है इसे कहेंगे इपिग्लोटिस। 3 कार्टिलेज हो गए भाई। आगे पेयर्ड हो गए हमारे। अब अनपेयर्ड कार्टिलेज के ऊपर आते हैं, ठीक है। पेयर्ड कार्टिलेज हो गए, अभी अनपेयर्ड कार्टिलेज हो गए। तो अनपेयर्ड कार्टिलेज में सबसे पहले आपने देखा था एरेटेनॉइड कार्टिलेज। ये देखो ये वाला जो कार्टिलेज है उसे कहेंगे एरेटेनॉइड कार्टिलेज। और ये वाला जो क्यूनिफॉर्म जो कार्टिलेज होता है, क्यूनिफॉर्म, ठीक है, क्यूनिफॉर्म जो कार्टिलेज होता है वो जस्ट एरेक्नोइड कार्टिलेज के जस्ट सामने ऊपर की तरफ पाया जाता है, ठीक है, ये वाला कार्टिलेज। और जो हमारा नेक्स्ट जो कार्टिलेज है वो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हिडन फॉर्म में होता है, तो वो इतना दिखाई किसी भी इमेज में इतना दिखाई नहीं देता, तो उसका कोई इतना क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी नहीं है। तो उसके जो हमारा कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज है उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो इसमें क्या है कि आपके ओनली फॉर नेम है, आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में होते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो हमारा कार्टिलेज है उसे कहते हैं हम थायरॉइड कार्टिलेज, ठीक है। थायरॉइड कार्टिलेज क्या होता है, इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज विच लाई इन फ्रंट ऑफ neck. They are more visible felt into the males and called Adam's apple. ये जो थायरॉइड कार्टिलेज होता है वो हमारा सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट, मतलब सबसे प्रोमिनेंट का अर्थ है उभरा हुआ कार्टिलेज, ठीक है। ऐसा कार्टिलेज जो एक्चुअल में दिखाई देता है, आप नेक पे अपना हाथ रखो और फील करो, ये जो कार्टिलेज फील होता है इसे कहते हैं थायरॉइड कार्टिलेज। और एक जो आपको एक प्रोमिनेंस दिख रहा होगा इसमें, आपको एक उभार सा नजर आता है, इस जो ये जो उभार नजर आता है इसे कहते हैं एडम्स एप्पल। ये मेनली किस में ज्यादा होता है, मेल्स में ज्यादा हमें देखने को मिलता है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। उसके बाद आता है क्रिकोइड कार्टिलेज। तो थायरॉइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे, अब ये एक इसमें एक लाइन और ऐड कर लेना आप, कि जो थायरॉइड कार्टिलेज होता है, जो थायरॉइड हमारा जो थायरॉइड कार्टिलेज होता है,
थायराइड cartilage has not any posterior attachment. ठीक है, मतलब थायराइड कार्टिलेज ओनली फॉर आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ ये किसी से नहीं जुड़ा होता, मतलब आगे आगे दिखता है, पीछे नहीं है। ठीक है, आगे की थायराइड कार्टिलेज जो होता है ओनली फॉर आगे की तरफ पाया जाता है। देखिए मैं आपको इमेज में भी दिखा देता हूँ, ये चीजें क्लियर कर देते हैं अपन इमेज में। देखो ये अपन इसका ये साइड वाला ये एंटीरियर व्यू है, ये लेटरल व्यू है। तो थायराइड कार्टिलेज है ये वाला, देखो ये थायराइड कार्टिलेज है, इधर की तरफ पाया जाएगा। थायराइड कार्टिलेज कट दिख रहा है, ये पोस्टीरियरली कंप्लीट नहीं होता भाई। थायराइड कार्टिलेज है जो पोस्टीरियरली नहीं पाया जाता, एंटीरियरली ही पाया जाता है। उसके बाद सेकंड जो हमारा है वो कार्टिलेज कौन सा है, सेकंड कार्टिलेज है वो हमारा कौन सा कार्टिलेज है भाई, क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के बारे में डिस्कस करते हैं। इट लाई जस्ट बिलो द थायराइड कार्टिलेज। मैंने आपको इमेज में दिखाया था कि जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है वो जस्ट थायराइड कार्टिलेज के नीचे पाया जाता है भाई। ठीक है, इट हैज a signet ring-like structure which articulate with the arytenoid cartilage and thyroid cartilage। अब इसमें क्या होता है कि हमारा इट लाइज जस्ट बिलो द थायराइड कार्टिलेज। जो क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है वो थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे पाया जाता है, जैसा कि इमेज में शो हो रहा है। ये देखिए ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है, जैसा कि मैंने दिखाया अभी आपको, एक सेकेंड। ये देखो ये वाला जो कार्टिलेज है इसे कहेंगे क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है भाई, ये कौन ये वाला जो कार्टिलेज है इसे कहेंगे क्रिकॉइड कार्टिलेज है। किसके नीचे है, ये जस्ट हमारा थायराइड कार्टिलेज के नीचे है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आती हैं। उसके बाद ये जो होते हैं, अभी सेकंड लाइन क्या कही है इसने, सेकंड लाइन कही है कि जो हमारा थायराइड कार्टिलेज है इट हैज ए सिग्नेट रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अभी जो थायराइड कार्टिलेज में एक सिग्नोइड रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, मतलब थायराइड कार्टिलेज होता है वो एक रिंग के आकार का होता है, मतलब गोल दिखता है, मतलब एक जैसे रिंग होती है ना उसी शेप का होता है, रिंग के शेप का होता है, इस तरह से होता है भाई। अब इसके पीछे की तरफ इस तरह से हमारा थायराइड कार्टिलेज कवर होता है, इसके पीछे की तरफ विच आर्टिकुलेट विद द एरिटेनॉइड कार्टिलेज, जो कि आर्टिकुलेट का अर्थ है कि जुड़ना। ये जो होता है पीछे की तरफ हमारे एरिटेनॉइड कार्टिलेज से जुड़ा होता है। जैसे ये हमारा भाई मान लो ये हमारा थायराइड कार्टिलेज हो गया, तो इसके पीछे ये एंटीरियर पार्ट है, ये वाला तो एंटीरियर पार्ट है, ये वाले पोस्टीरियर पार्ट है। तो जो हमारे एरिटेनॉइड कार्टिलेज होते हैं वो इस तरह से यहाँ पे पाए जाते हैं भाई। ठीक है, एरिटेनॉइड कार्टिलेज से पाए इधर ऐसे पाए जाते हैं। तो एरिटेनॉइड कार्टिलेज नंबर में 2 होते हैं, और ये जो होते हैं वो हमारे क्रिकॉइड कार्टिलेज के जस्ट पोस्टीरियर पार्ट पर पाए जाते हैं, सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, एंड थायराइड कार्टिलेज ये जो होता है किससे भाई, कॉर्निकोइड कार्टिलेज जो होता है वो एक तो विच आर्टिकुलेट विद द एरिटेनॉइड कार्टिलेज एंड थायराइड कार्टिलेज, जो जुड़ा हुआ होता है, थायराइड कार्टिलेज से भी जुड़ा होता है और एरिटेनॉइड कार्टिलेज से भी जुड़ा होता है। उसके बाद एरिटेनॉइड कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं। दे आर 2 पिरामिड शेप कार्टिलेज। जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज होते हैं वो 2 पिरामिड के शेप के कार्टिलेज होते हैं। प्रेजेंटेड द टॉप ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, जो कि मैंने बताया कि टॉप क्रिकॉइड कार्टिलेज के टॉप पर प्रेजेंट होते हैं भाई। दे गिव टू द अटैचमेंट ऑफ वोकल कोर्ड्स। अब ये जो होते हैं, ये जो तुम्हारे ये वाले जो 2 हमारे क्रिकोइड कार्टिलेज होते हैं, सॉरी एरिटेनॉइड कार्टिलेज होते हैं, ये वोकल कॉर्ड को अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं भाई। चलिए कैसे अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं आपको अभी डायग्राम बना के समझाता हूं मैं। ठीक है, जो ये देखो ये मानो हमारा लैरिंग्स है। लैरिंग्स में इतना हो गया, ये वाला हो गया हमारा थायराइड कार्टिलेज, इतना पार्ट हो गया थायराइड कार्टिलेज। ये वाला नीचे वाला पार्ट है इसे कहते हैं क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, क्रिकोइड कार्टिलेज ये इस तरह से, अभी इसका वो देखते हैं, व्यू देखते हैं। ये क्रिकोइड कार्टिलेज हो गया। अब क्रिकोइड कार्टिलेज इस तरह से होता है भाई। ठीक है, अब इसके इधर एक तो एरिटेनॉइड कार्टिलेज, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है। ठीक है, एक एरिटेनॉइड कार्टिलेज इधर है, और एक ये एरिटेनॉइड कार्टिलेज इधर है, और एक एरिटेनॉइड कार्टिलेज इधर है। ठीक है, अब ये जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज है उसका जो सिरा होता है इधर, एक तो अभी जो हमारा वोकल जो कोर्ड्स होते हैं, हमारे वोकल कोर्ड्स कुछ इस तरह से होते हैं भाई, इस तरह से। ठीक है, वोकल कोर्ड, सॉरी, तो बस एक डायग्राम बना देता हूं मैं आपके लिए, एक मिनट। इतना समझ लीजिए, इतना समझ में आया ना कि
एरेक्नोइड कार्टिलेज कैसे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, क्रिकोइड कार्टिलेज कहाँ होते हैं, सब चीजें आई। उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि एक सेकंड, ये हमारा भाई क्रिकोइड कार्टिलेज हो गया, इसके एक सिरे पर एक एरेक्नोइड, दूसरे सिरे पर दूसरा एरेक्नोइड कार्टिलेज। अभी ये जो होता है ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये एरेक्नोइड कार्टिलेज है। ठीक है, अभी जो हमारा एरेक्नोइड कार्टिलेज है, ये वाला एरेक्नोइड कार्टिलेज, इसके एक सिरे से तो एक वोकल कॉर्ड का पोस्टीरियर पार्ट जुड़ा होता है और दूसरे सिरे से दूसरे वोकल कॉर्ड का, इस तरह से ये एरेक्नोइड कार्टिलेज, ये एरेक्नोइड कार्टिलेज, और इसके एक सिरे से एक वोकल कॉर्ड जुड़ गए, दूसरी तरह से दूसरा वोकल कॉर्ड जुड़ गया, वोकल फोल्ड जुड़ गया। वोकल कॉर्ड जो होता है उसका जो मसल्स होती हैं, मतलब हमारे वोकल कॉर्ड्स की जो मसल्स होती हैं वो जुड़ गई। अभी ये इस तरह से तो इस तरह जुड़ी होती है, और ये जो होता है इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है वो हमारा ये जो है, इसे कहते हैं हम थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज, ये वाला हमारा जो कार्टिलेज है इसे कहेंगे हम थायराइड कार्टिलेज। अब जो हमारा इसका जो मसल्स ऑफ फोनेशन होती है, मतलब जो हमारा ये वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वोकल कॉर्ड्स का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो तो किससे जुड़ा होता है भाई, एरेक्नोइड कार्टिलेज से जुड़ा होता है। लेकिन उसका एंटीरियर पार्ट जो होता है वो किससे मिलकर किससे जुड़ा होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द posterior part of the vocal cords, posterior part of the thyroid cartilage। जो तुम्हारा थायराइड कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज जो होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट से जुड़ा होता है। चलिए इतना अगर आपको समझ में आया तो एक बार इमेज दिखा देता हूं मैं आपको एक्चुअल में कैसा होता है, ये देखिए। ठीक है, ये देख लीजिए, डायग्राम इसलिए बनाया कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। ये हमारा पोस्टीरियरली क्या होता है कि देखो ये वाला ये हमारा जो कार्टिलेज है उसे कहेंगे हम थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, ये पोस्टीरियर व्यू है थायराइड कार्टिलेज का, कौन सा, पोस्टीरियर व्यू है भाई। ठीक है, ये पोस्टीरियर व्यू है थायराइड कार्टिलेज का। अभी ये एडम्स एप्पल, ये वाला एरिया जो है आगे की तरफ आपने देखा था एडम्स एप्पल जो बना रहा था, ठीक है, वो वाला एरिया है। अभी इसके पोस्टीरियर एडम्स एप्पल के जस्ट पास से कौन जुड़ा हुआ है, ये हमारे वोकल लिगामेंट्स होते हैं ना, जो ये वोकल कॉर्ड्स होती हैं। ठीक है, और ये हमारे ये बी साइड वाले जो होते हैं वोकल लिगामेंट्स होती हैं, वोकलिस्ट मतलब वोकल कॉर्ड्स की मसल्स हैं, और ये जो हमारे वोकल लिगामेंट है। तो इसका जो वोकल कॉर्ड्स हैं जो हमारी, वो किससे जुड़ी हुई हैं, एंटीरियरली तो किससे जुड़ी हुई है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज। और पोस्टीरियरली किससे जुड़ी हुई, ये वाला जो कार्टिलेज होता है ये है एरेक्नोइड कार्टिलेज भाई। ठीक है, इससे जुड़ी हुई है, देखो दो हैं, आपको दो दिख रहे होंगे पिरामिड के शेप के, ये देखो दो दिख रहे होंगे आपको। अब ये जो कार्टिलेज है, क्योंकि ये देखो आगे आप ये जो पूरा है ये इधर तक आ रहा है, ये पूरा ये यहाँ तक देखो इधर तक आ रहा है, ये जो है ये हमारा कार्टिलेज कौन सा है, ये वाला जो हमारा कार्टिलेज है ये थायराइड कार्टिलेज है। थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे की तरफ अब ये जो इधर देखो आप, ये वाला जो कार्टिलेज दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये थायराइड इधर थायराइड कार्टिलेज खत्म हो गया, इधर देखो ये जो कार्टिलेज दिख रहा है ये है क्रिकोइड कार्टिलेज। और क्रिकोइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर ये वाला जो कार्टिलेज आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो कार्टिलेज आपको दो दिख रहे होंगे भाई, एक सेकंड, दो आपको कार्टिलेज दिख रहे होंगे इसमें, कि एक तो आपको एक सेकंड भाई, एक सेकंड आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा कन्फ्यूजन सा है, कन्फ्यूजरी टॉपिक से समझने में टाइम लगेगा थोड़ा सा आपको। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ एक बार कि क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो देखो ये हमारा कौन सा हो गया भाई, थायराइड, ये वाला कार्टिलेज कौन सा हो गया, थायराइड कार्टिलेज, ये पूरा इधर से इधर तक यहाँ तक आया थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, ये इधर तक और ये इधर तक। अभी इस थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे वाला ये वाला कार्टिलेज जो है इसे कहेंगे क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर ये वाला दो कार्टिलेज हैं, ये है एरेटेनोइड कार्टिलेज। ठीक है, एरेटेनोइड कार्टिलेज अभी इससे जुड़े, अरे अब इन्हीं एरेटेनोइड कार्टिलेज से जो हमारी वो मसल्स हैं, जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं वो जुड़ी हुई हैं, इनका पोस्टीरियर पार्ट जुड़ा हुआ है, देखो एक इधर से जुड़ा हुआ है एक इधर एरेटेनोइड कार्टिलेज से। और इनका जो एंटीरियर अटैचमेंट है वो पोस्टीरियर 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 थायराइड कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है, पोस्टीरियर थायराइड कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है भाई। ठीक है, ये वाली चीज हमें देखने को मिलते हैं। आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा इपिग्लोटिस। इपिग्लोटिस जो होता है वो क्या है, एक सेकेंड, जस्ट ए मिनट। हाँ, epiglottis, it is
ए लीफ शेप कार्टिलेज। जो हमारा एपिग्लोटिस होता है वो एक लीफ शेप का कार्टिलेज, एपिग्लोटिस जो होता है वो कैसा, लीफ शेप, इट इज ए लीफ शेप कार्टिलेज प्रेजेंट एट द इनर सरफेस ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, जो हमारे थायराइड कार्टिलेज के इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। दिस एपिग्लोटिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, टू लैरिंग्स एंड ट्रैकिया फ्रॉम द एंट्री ऑफ फूड। ये जो हमारा कार्टिलेज होता है, एपिग्लोटिस जो होता है, वो हमारे लैरिंग्स को और ट्रैकिया को किससे प्रोटेक्ट करता है, फूड से प्रोटेक्ट करता है। कि जब आप खाना खाते हो तो जो एपिग्लोटिस होता है, मान लीजिए अभी बताता हूं आपको इसके बारे में, एक सेकेंड देखिए, मानो ये आपका, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, मानो ये आपका, ये वाला, ये आपका लैरिंग्स है, ये वाला लैरिंजोफेरिंक्स है, ठीक है, ये वाला इसके इस जस्ट पीछे ईसोफेगस है, ठीक है, ये वाला इस इधर ये लैरिंगोफेरिंक्स, इधर ईसोफेगस है, यहाँ पे पाया जाएगा आप एपिग्लोटिस, इस वाले एरिया में एपिग्लोटिस पाया जाएगा। तो ये लैरिंग्स हो गया भाई। लैरिंग्स जब क्या आता है, हवा आती है, जब हवा आती है तो ये जो होता है एपिग्लोटिस क्या करता है, ये हमारे जो ईसोफेगस होता है, ईसोफेगस को क्लोज कर देता है भाई, जिससे कि हवा ईसोफेगस में ना जाए या एयर ईसोफेगस में ना जाए, और जो हमारी ये ईसोफेगस में ना एंट्री ना करे। और जब जब हम फूड खाते हैं, फूड जब हम फूड फूड को मतलब फूड इनटेक करते हैं, जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो फूड को इनटेक करने के वक्त क्या होता है, यही जो हमारा एपिग्लोटिस होता है, इस शेप का तो होता है, ये जो हमारा एपिग्लोटिस होता है वो क्या करता है कि हमारे जो ये ट्रैकिया है भाई, ये ट्रैकिया है, ठीक है, क्योंकि सी शेप रिंग पाई जाती है ट्रैकिया में, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा सी शेप में दिखाया है। ये ईसोफेगस है, ये वाला, ये ईसोफेगस है, और ये है ये वाला ट्रैकिया है। तो ये जो कार्टिलेज, पहले तो इसने हवा आते वक्त तो इसने इसको ईसोफेगस को बंद किया था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारा फूड आ रहा है, तो भाई अगर फूड इस उसमें चला गया, ट्रैकिया में चला गया, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इस गड़बड़ से बचने के लिए प्रकृति ने एक, नेचर ने एक सिस्टम सेट किया है, वो जो होता है वो एपिग्लोटिस का, वो होता है एपिग्लोटिस के द्वारा किया जाता है। अभी ये एपिग्लोटिस क्या करता है, जब फूड आता है तो ये ट्रैकिया को और लैरिंग्स, ट्रैकिया या लैरिंग जो होता है हमारा, ट्रैकिया को लैरिंग्स को क्लोज कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो फूड होता है वो ईसोफेगस में चला जाता है, और इसकी जो एंट्री होती है, फूड पार्टिकल्स की जो एंट्री होती है वो कहां से, वो बच जाती है, मतलब फूड जो होता है वो ट्रेकिया में जाने से बच जाता है। सिंपल सी बात है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद है इंटरनल पार्ट्स ऑफ द लैरिंग्स। लैरिंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, द लैरिंग्स कंटेन टू फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। लैरिंग्स में क्या होता है, हमारे दो फोल्ड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, विच आर कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, जिनको क्या कहा जाता है, वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। अभी समझाया था जस्ट मैंने, देखो एक बार डायग्राम और दिखाता हूं आपको, देखो ये वाले जो फोल्ड्स हैं इन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है भाई, ठीक है। these are called vocal cords. They एंटीरियरली अटैच विद द थायराइड कार्टिलेज। ये जो होते हैं वो आगे से किसके तरफ अटैच होते हैं, थायराइड कार्टिलेज, मतलब पोस्ट थायराइड कार्टिलेज के कौन से पार्ट के साथ, थायराइड पोस्टीरियर, ये है पोस्टीरियर थायराइड कार्टिलेज, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर, सॉरी एक सेकेंड, देखो एक्चुअल में क्या होता है कि द लैरिंग्स कंटेन टू फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विच आर कॉल्ड वोकल फोल्ड्स, जिनको वोकल फोल्ड्स कहा जाता है। दे एंटीरियरली अटैच विद द थायराइड कार्टिलेज। ये जो होते हैं एंटीरियरली किससे अटैच होते हैं, थायराइड कार्टिलेज से। ये हमारा मान लो थायराइड कार्टिलेज है, तो एंटीरियरली तो अटैच हो रहे हैं। अब आपको समझने में दिक्कत आएगी, ये तो अब एंटीरियरली कैसे अटैच हो रहे हैं, इस तरह से अटैच होते हैं भाई, मैंने आपको बताया था। ये एरेटनॉइड कार्टिलेज है, तो ये हमारा दो एरेटनॉइड कार्टिलेज, और ये हमारा थायराइड कार्टिलेज है। थायराइड कार्टिलेज के कौन से, एडम्स एप्पल के जो एरिया उससे, ठीक है। तो आप अपन ऐसा कह सकते हैं कि द थायराइड कार्टिलेज विद द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो एंटीरियरली किसके साथ, द वोकल कॉर्ड द एंटीरियरली अटैच विद द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थायराइड कार्टिलेज, कार्टिलेज। ये जो होते हैं हमारे पोस्टीरियर थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर पार्ट से अटैच होते हैं।
एंड पोस्टीरियरली विद द क्रिकोइड कार्टिलेज। अब एक्चुअल में क्रिकोइड कार्टिलेज से अटैच नहीं होते भाई, क्रिकोइड कार्टिलेज से अटैच नहीं होते, किससे अटैच होते हैं, एरिटनोइड कार्टिलेज से। एक्चुअल में किससे अटैच होते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन क्योंकि एरिटनोइड जो कार्टिलेज होता है वो किससे जुड़ा होता है, वो क्रिकोइड कार्टिलेज से जुड़ा होता है, तो एक्चुअल में ये जो किससे अटैच होते हैं, एरिटनोइड कार्टिलेज से अटैच होते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि क्रिकोइड कार्टिलेज से अटैच होते हैं। व्हेन द मसल्स कंट्रोलिंग द वोकल कॉर्ड आर रिलैक्स्ड, वोकल कॉर्ड बिकम्स ओपन। जब मसल्स जो होती हैं, व्हेन द मसल्स कंट्रोलिंग द वोकल कॉर्ड, जब मसल्स जो कि वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करती हैं जब वो रिलैक्स होती हैं तो वोकल कॉर्ड्स ओपन हो जाते हैं। मतलब जैसे आप इंस्पायर करते हो तो इंस्पायर के दौरान क्या होता है कि आपकी जो वोकल कॉर्ड्स की मसल जो होती है वो रिलैक्स हो जाती हैं और वोकल कॉर्ड्स ओपन हो जाते हैं, बिकम ओपन एंड हेल्प द पैसेज ऑफ एयर टू द लैरिंग्स। तो और उसके साथ उससे क्या होता है कि जो हमारे लैरिंग्स में एयर एंटर कर जाती है। ठीक है, व्हेन द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर क्लोज्ड टाइटली, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं, टाइटली क्लोज हो जाते हैं, तो इससे हमें हेल्प होती है, साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प होती है। तभी ये क्लोज होते हैं, तभी इनमें फोनिशन होता है। फोनिशन किसकी वजह से, फोनिशन किस वजह से होता है, फोनिशन होता है वाइब्रेशन की वजह से, और जब वाइब्रेशन होता है तब ये वोकल कॉर्ड जो होती हैं वो क्लोज होती हैं, ये वाली चीज में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और मैंने आपको एक नर्व के बारे में बताया होगा, लेफ्ट एक नर्व होती है एक्चुअल में। अब इतना फंक्शंस को छोड़ के एक नर्व होती है, एक इस नोट्स में लिख लेना, एक नर्व होती है हमारा, जो एक्चुअली में क्या होता है, हमारी नेक से, ये जो मान लो हम, ये हमारी नेक है, इस दो नर्व आती हैं, एक तो लेफ्ट वेगस नर्व आती है, लेफ्ट वेगस नर्व आती है, एक आती है राइट वेगस नर्व। जो हमारी लेफ्ट वेगस नर्व आती है वो उसकी एक ब्रांच होती है, तो लिख लेते हैं इसको, इजी रहेगा। द ब्रांच ऑफ लेफ्ट वेगस nerve is divided and supply to the phonatory muscles of vocal cords। मतलब जब हमारे वोकल कॉर्ड्स क्लोज होते हैं तो उस मसल क्लोज करने के लिए जिन मसल्स का हेल्प ली जाती है उन मसल्स को कहा जाता है फोनेटरी मसल्स। ठीक है भाई, आया समझ में, फोनेट जो हमारे वोकल कॉर्ड्स जब क्लोज होंगे तो उन मसल्स को क्या कहेंगे, फोनेटरी मसल्स कहते हैं। वोकल कॉर्ड्स supply to the phonatory muscles of the vocal cords sometime but sometime during the surgery of थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड की सर्जरी के दौरान क्या होता है कि ये जो हमारी नर्व होती है ये क्या हो जाती है भाई, कट हो जाती है। कैसी हो जाती है, कट हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो मसल्स ऑफ क्या है, हमारे जो मसल्स ऑफ फोनिशन है, मसल्स ऑफ फोनिशन मसल्स ऑफ फोनिशन है वो काम नहीं कर पाती भाई। मसल्स ऑफ फोनिशन काम नहीं कर पाती तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो फोनेटरी मसल्स हैं वो क्या करती हैं भाई, वोकल कॉर्ड्स को फोनेशन में हेल्प करती हैं। तो फोनेशन नहीं हो पाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि वोकल कॉर्ड्स फोनेट नहीं हो पाएंगी, वोकल कॉर्ड्स ओपन ही रह जाएंगी। तो वोकल कॉर्ड्स ओपन रहेंगी तो इसका अर्थ ये है कि वोकल कॉर्ड्स में किसी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा तो उसमें साउंड प्रोडक्शन हो पाएगा भाई। साउंड प्रोडक्शन तो तभी होता है ना जब हमारे वोकल कॉर्ड्स में मूवमेंट होती है। तो ये जो नर्व, अगर ये नर्व कट जाती है तो इसे, अब इस नर्व को कहा जाता है लेफ्ट रिकरेंट, CURRENT, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, लैरिंजियल नर्व, इसको क्या कहा जाता है,
लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कहा जाता है। ये जो लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है, ये किसको सप्लाई करती है? फोनेटरी मसल्स ऑफ द वोकल कॉर्ड्स को सप्लाई करती है। ये ही फोनेशन में हेल्प करती है और ये ही नर्व जो होती है वो साउंड प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर थायरॉयडेक्टोमी मतलब थायराइड को निकालने के वक्त अगर ये नर्व अगर हमारी कट जाती है तो क्या होता है कि हमारे जो वोकल कॉर्ड्स की जो फोनेटरी मसल्स होती हैं वो फोनेट नहीं कर पाती हैं, उसमें वो जो वोकल कॉर्ड्स को फोनेट कराने में इनकैपेबल हो जाती है। मतलब तो इनकैपेबल होने की वजह से फोनेशन नहीं होगा, फोनेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब आप गूंगे हो जाओगे भाई, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अगर ये नर्व कट जाती है तो हमें थायरॉयडेक्टोमी के दौरान ये चीजें हमें ये पॉइंट जो है अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना जरूरी नहीं है। अभी हम आते हैं फंक्शंस ऑफ द लैरिंग्स पे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स में क्या है कि फंक्शंस द लैरिंग्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। लैरिंग्स जो होते हैं हमारे साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। वॉल्यूम वॉइस डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ कोड। वह जो वॉल्यूम ऑफ वॉइस है भाई, अब जितना ज्यादा फोर्स लगा के बोलोगे तो उतनी ज्यादा अच्छी वॉल्यूम्स आएगी। वॉल्यूम क्यों आएगी? क्योंकि आपका ज्यादा प्रेशर आ रहा है, ज्यादा प्रेशर से आप बहुत ज्यादा प्रेशर से बोलते हो तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम निकल के आएगी, बहुत ज्यादा आवाज आएगी, बहुत ज्यादा उसकी आवाज की जो वॉल्यूम होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और क्यों वॉल्यूम क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि आप प्रेशर ज्यादा लग रहा है। किसके ऊपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है? हमारे जो वोकल कोर्ड्स हैं उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लग रहा है। द पिच ऑफ वॉइस डिपेंड अपॉन द फिटनेस ऑफ द कोड। अभी जो पिच ऑफ वॉइस है वो किस पे डिपेंड करती है? कि भाई आपकी कोड की फिटनेस पे डिपेंड करती है। लैरिंग्स आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिकॉज इट हेल्पिंग द ब्लॉकेज ऑफ पाथवे इनटू द ट्रैकिया एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द पार्टिकल। अब लैरिंग्स जो होती है वो हमारे क्या करती है, मैंने आपको बता रखा है, पहले बता दिया था कि भाई लैरिंग्स के ऊपर जो होती है वो क्या करती है, लैरिंग्स फेरिंग्स एक्चुअल में क्या होता है कि लैरिंजोफेरिंक्स नाम की एक स्ट्रक्चर होती है, उसमें क्या होता है इपिग्लोटिस पाया जाता है। इपिग्लोटिस क्या करता है कि दोबारा से बता रहा हूं मैं आपको, इपिग्लोटिस क्या करता है कि ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, जब हम इंस्पायर करते हैं, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है कि ये जो होता है ट्रैकिया को बंद कर देता है, उसको ईसोफेगस को बंद कर देता है, जिससे की वजह से क्या होता है कि हमारे जो साउंड है, हमारा जो एयर है, हमारे जो एयर है, ये देखिए मैंने बता रखा है आपको, देखो ये देखो, ठीक है, एक सेकंड। अब ये मान लो ये हमारा लैरिंग्स है भाई, ये हमारा लैरिंग्स है, ये इसके पीछे ट्रैकिया है, ये लैरिंग्स है, ये नीचे वाला ट्रैकिया है, ये इतना वाला इतना ट्रैकिया है, ये इसोफेगस है और ये ट्रैकिया है। तो लैरिंग्स के दो पार्ट हो गए भाई। इधर की तरफ ये जो ट्रैकिया है, ये वाला जो ट्रैकिया है, सॉरी ये वाला जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के पीछे की तरफ क्या, इधर इधर से क्या होगा, इधर इसोफेगस होगा पीछे की तरफ, तो इधर पाया जाएगा इपिग्लोटिस। जब हवा आती है तो इपिग्लोटिस क्या करता है भाई, सिंपल सी बात है, ये इसोफेगस को बंद कर लेता है इस तरह से। मान लो ये इसोफेगस है, ये हमारी ट्रैकिया है, ये देखो ये ट्रैकिया हो गई, तो इधर इधर पाया जाएगा अपना इपिग्लोटिस। तो जब हवा आएगी तो ये इपिग्लोटिस इसको बंद कर देगा, लेकिन और जब फूड आएगा तो ये जो इपिग्लोटिस है इसको बंद कर देगा। जैसे फूड इसमें ना, फूड इसोफेगस में ना जाए और एयर जो है, सॉरी फूड जो है वो ट्रैकिया में ना जाए और एयर जो है किस में ना जाए, ईसोफेगस में ना जाए। तो ये भी हेल्प होती है। अगर ऐसा ये स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती तो क्या होता कि हमारे जो फूड होता है वो कहाँ चला जाता है भाई, हमारा फूड उसमें चला जाता भाई, ट्रैकिया में चला जाता। तो ट्रैकिया में जाने के कारण फिर हमें निमोनिया वगैरह हो जाता, जैसा कि हो जाता है ना भाई, पानी बच्चे पानी वानी निकल लेते हैं तो निमोनिया हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इपिग्लोटिस बच्चों में प्रॉपर मैच्योर नहीं होती भाई, इसी वजह से उन्हें निमोनिया वगैरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है भाई। आगे आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होती है भाई, ठीक है। ट्रैकिया जो होती है इसे वाइंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ट्रैकिया जो होती है इसे वाइंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ट्रैकिया वाइंड पाइप क्यों है? क्योंकि इसमें एयर का काम भाई, इसमें ओनली फॉर एयर आती है, इसलिए वाइंड पाइप के नाम से जाना जाता है। अब ट्रैकिया जो होती है वो सी शेप कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई, ये दिख रहे होंगे आपको कार्टिलेज, देखो इस लग रहा है जैसे सीट टाइप कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। उसके बाद इसके ये जो कार्टिलेज होते हैं, सी शेप जो कार्टिलेज होते हैं, ट्रैकिया के जो कार्टिलेज होते हैं पीछे की तरफ से इनकम्प्लीट होते हैं। पीछे की तरह से इनकम्प्लीट क्यों होते हैं? क्योंकि जब हम भाई, कई बार ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो अगर ये ट्रैकिया पीछे की तरफ से कंप्लीट होती तो खाना खाते वक्त हमारी जो ईसोफेगस होती है वो बड़ी हो जाती है भाई, थोड़ी सी, कई बार ज्यादा कुछ मतलब कुछ हम ज्यादा हैवी खाते हैं तो ईसोफेगस का जो साइज है वो बढ़ जाता है। तो वो क्या करती है, ईसोफेगस अगर इसकी शी शेप रिंग होती तो ईसोफेगस को साइज को बढ़ाने में हेल्प नहीं मिलती भाई इसको। ईसोफेगस को प्रॉप उतना ही, मतलब ईसोफेगस को सरफेस नहीं मिल पाता अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए। तो ये जो चीज है नहीं हो पाती अगर इसमें शी शेप रिंग्स नहीं पाई जाती। ये वाली चीज भी इसमें हमें देखने को मिलती है। ओके, अभी ये वाला जो
उसके बाद ट्रैकिया जो होती है वो T5 पे, किस पे, T5 पे जाकर दो प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। एक होता है राइट प्राइमरी ब्रोंकस, एक होता है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। राइट प्राइमरी ब्रोंकस राइट लंग में चला जाता है और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट लंग में चला जाता है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, एक सेकेंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइंड पाइप। जो ट्रैकिया होता है इसे वाइंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें एयर एंटर करती है। इट इज कंटिन्यूस द लैरिंग्स एक्सटेंड डाउनवर्ड अप टू द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। अब ये जो होती है, जो ट्रैकिया होती है वो लैरिंग्स का कंटिन्यूएशन होता है नीचे की तरफ ही। ठीक है, और ये जो होती है ट्रैकिया जो होती है T5 जो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वहां तक होती है। उसके बाद वर्टिब्रा देन इट डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद ये जो हमारी ट्रैकिया जो होती है वो राइट और लेफ्ट दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। इस तरह से भाई, ये राइट हो गई, ये लेफ्ट हो गई। ठीक है, एंटर इनटू द ईच लंग। अब जो भाई राइट प्राइमरी ब्रोंकस जो होता है वो राइट लंग में एंटर कर जाता है और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस जो होता है वो हमारे लेफ्ट लंग में एंटर कर जाता है। इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब जो ट्रैकिया जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। मतलब इधर से, एक सेकेंड, इधर से, ये देखो, एक सेकेंड, इधर से ये इसकी जो लंबाई होती है इतनी, ये जो इसकी लंबाई होती है इसे 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई होती है इसकी भाई। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि हमारी जो ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया अभी ब्रोंकाई एंटर इनटू 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.5 सेंटीमीटर के आसपास। अर्थात ट्रैकिया जो होती है वो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास चौड़ी होती है। ठीक है, मतलब इसका 2.5 सेंटीमीटर वाइड होती है। उसके बाद रिलेशन में ट्रैकिया के, जिस तरह से हमने लैरिंग्स के रिलेशन देखे थे इसी तरह से हम ट्रैकिया के रिलेशन देखते हैं। रिलेशन में क्या होता है, सुपीरियरली ऊपर की तरफ तो लैरिंग्स पाया जाता है, नीचे की तरफ टू प्राइमरी ब्रोंकाइस पाई जाती है, एंटीरियरली मसल्स ऑफ नेक, पोस्टीरियरली ईसोफेगस और लेटरली दोनों साइड दोनों लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर, द ट्रैकिया कंटेन सी शेप 15 to 20 कार्टिलेज। अब जो ट्रैकिया में क्या होता है मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिया जो होती है वो सी शेप कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। सी शेप कार्टिलेज से क्यों मिलकर बनी होती है? क्योंकि अगर ये पीछे से कंप्लीट होगी तो जब खाना खाते वक्त हमारा जो ईसोफेगस है वो एक्सपेंड होगा, उसका साइज बड़ा होगा, तो उसको साइज को उसको एडजस्ट होने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा। अब अभी क्या है, ट्रैकिया सी शेप है, सी शेप कार्टिलेज से मिलकर बनी है, तो वो जो ईसोफेगस है उससे एक्सपेंड होने के लिए टाइम मिल रहा है और इस ईसोफेगस को एक्सपेंड होने के लिए टाइम मिल जाता है तो वो एडजस्ट हो जाता है। अगर ऐसा सी शेप नहीं होती तो ये एडजस्ट नहीं हो पाता और हमें बहुत सारी दिक्कत होती है। अभी वही प्रकृति ने बनाया है तो सब कुछ सोच समझ के बनाया, ये प्रकृति का सिस्टम है, प्रकृति ने हर एक चीज बहुत अच्छे से डिजाइन की है, तो वो चीजें हैं। ठीक है, द ट्रैकिया इज कंटेन सी शेप 15 से 20 कार्टिलेज, दीज कार्टिलेज क्लोज एंटीरियरली। ये जो कार्टिलेज होते हैं क्लोज आगे की तरफ से, तो ये वो क्लोज होते हैं मतलब बंद होते हैं, एंड कंप्लीट पोस्टीरियरली एंड इनकम्प्लीट, सॉरी ये है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली। ये जो कार्टिलेज होते हैं वो पीछे की तरफ से इनकम्प्लीट होते हैं। द पोस्टीरियर वॉल रिमेन कॉन्टेक्ट विद द ईसोफेगस। अब इसकी जो पोस्टीरियर वॉल है वो ईसोफेगस के साथ मतलब कॉन्टेक्ट में रहती है भाई। ठीक है, द होल ट्रैकिया इज कवर्ड विद द सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू विच कंटेनिंग म्यूकस सेक्रेटिंग गोबलेट सेल्स। अभी जो पूरी की पूरी जो ट्रैकिया होती है उसमें म्यूकस सेक्रेटिंग गोबलेट सेल्स पाई जाती है। भाई गोबलेट सेल्स क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि गोबलेट सेल्स म्यूकस का प्रोडक्शन करती है और म्यूकस कैसा होता है भाई? म्यूकस होता है चिपचिपे नेचर का, स्टिकी नेचर का। कैसा होता है? स्टिकी नेचर का। तो अगर मानो कोई एयर में जो पॉल्यूशन था, एयर में जो डस्ट पार्टिकल वगैरह जो थे वो अगर गलती से नोज के, जो हमारे नोज में जो गॉबलेट सेल्स थी, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह, म्यूकस मेम्ब्रेन थी उसमें जो म्यूकस था उससे बच के आ जाते हैं, तो वो ट्रैकिया में जो गॉबलेट सेल्स होती है उसके द्वारा जो म्यूकस सिक्रेट किया जाता है उधर आगे चिपक जाते हैं। और उधर आगे चिपकने की वजह से क्या होता है कि वो एक्चुअल में जब हम कफ करते हैं तो वो जो हमारा कफ होता है, कफ के साथ स्पूटम जो होता है, स्पूटम के साथ वो बाहर आ जाता है। ठीक है, वो हमारे लंग्स में एंटर नहीं कर पाता। अगर लंग्स में एंटर कर जाता है तो फॉरिजन बॉडी होती है भाई, एयर वो डस्ट जो होती है वो फॉरिजन बॉडी का काम करती है। फॉरिजन पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करता है वो फॉरिजन पार्टिकल होता है। तो फॉरिजन पार्टिकल है, फॉरिजन पार्टिकल जब हमारी बॉडी में एंटर करेगा
तो किसी ना किसी तरह का इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। तो ये जो इन्फेक्शन से, अब ये स्ट्रक्चर जो है, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज विच कंटेनिंग म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स, ये जो स्ट्रक्चर है हमारे लंग्स को फॉरेन पार्टिकल्स के एंट्री से बचाती हैं, इसीलिए ये गॉबलेट सेल्स इधर पाए जाते हैं। नेचर ने क्या देखो कितना अच्छे से डिजाइन किया है हमारी बॉडी को। ठीक है, आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ द ट्रैकिया। भाई ट्रैकिया का फंक्शंस क्या क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या फंक्शन होते हैं ट्रैकिया के, देखते हैं। ट्रैकिया इनकम्प्लीट कार्टिलेज हेल्प इन द कंट्रोलिंग द डायमीटर ऑफ द इसोफेगस एट द टाइम ऑफ स्वेलिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रैकिया जो होती है वो इनकम्प्लीट कार्टिलेज पाए जाते हैं ट्रैकिया में, और इनकम्प्लीट कार्टिलेज होने के कारण इसोफेगस के डायमीटर को शेप मतलब शेप में लाने में हेल्प करते हैं जब हम इस कुछ स्वेलिंग करते हैं, निगलते हैं जब हम कुछ। ठीक है, द ट्रैकिया ऑल्सो कंटेन सीलिया विच वर्क लाइक एज ए ब्रश एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डस्ट पार्टिकल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब ट्रैकिया जो होती है वो एक ब्रश की तरह काम करती है। जब कोई डस्ट पार्टिकल हमारे नोज के सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू से बचकर आ जाता है, लेकिन तो वो बचा हुआ जो डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल होता है, फॉरेन बॉडी होती है, वो इधर आगे चिपक जाती है, जिससे वो एयर में लंग्स में एंटर नहीं कर पाती और किसी तरह का इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर पाती। तो ये भी हमारे ट्रैकिया का फंक्शन है। उसके बाद दे हेल्प इन वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग ऑफ एयर। ये जो एयर जो हमारा ट्रैकिया जो होती है वो हमारी एयर को ह्यूमिडिफाई करने में और वार्मिंग करने में हेल्प करती है। ट्रैकिया इज आल्सो वेरी सेंसिटिव टू एनी इरिटेंट, सो दे प्रोड्यूस कफ रिफ्लेक्स एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ एनी फॉरेन पार्टिकल इनटू द लंग्स। तो ट्रैकिया जो होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। ट्रैकिया में मेनली जो कैरिना होता है, ये मान लो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया में मेनली ये जो कैरिना, जहां से भाई अपना T5, जहां से T5 जहां से हमारा ट्रैकिया डिवाइड होता है दो प्राइमरी ब्रोंकस में, ये वाला जो पार्ट है ये कैरिना है। इसे क्या कहते हैं? ये वाला जो पार्ट है इसे कैरिना कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरिना कहते हैं। इधर ही हमारा कफ रिफ्लेक्स पाया जाता है। कफ रिफ्लेक्स के जो वो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, कफ रिफ्लेक्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इधर ही पाए जाते हैं भाई कैरिना पे। तो जैसे ही हमारे कोई भाई कुछ आता है, जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, कुछ भी फॉरेन पार्टिकल वगैरह आता है, तो ये जो कफ रिफ्लेक्स होते हैं ये स्टिमुलेट होते हैं और उस कफिंग के थ्रू उस पार्टिकल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे उसकी लंग्स में एंट्री नहीं हो पाती। चलिए आगे आगे स्टार्ट करते हैं भाई, आगे देखते हैं। अभी आगे जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स। लंग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लंग्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होती है लंग्स में। तो लंग्स, चलिए लंग्स जो होते हैं, देयर आर टू लंग्स प्रेजेंट इनटू द थोरेसिक कैविटी। अब जो लंग्स होते हैं वो हमारे दो होते हैं नंबर में। कितने होते हैं? दो होते हैं, सभी को पता है। विच आर, जो कि थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, विच आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज। और ये जो लंग्स होते हैं वो हमारे रिब केज के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये जो हमारे लंग्स होते हैं वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। मतलब रेस्पिरेशन का जितना भी काम होता है वो सारा का सारा गैस को भाई अंदर लेना और CO2 को अंदर लेना और अंदर लेके फिर उसे ब्लड में डिफ्यूज करना, ब्लड में जो डिफ्यूज CO2 है उसे लंग्स के थ्रू उसे बाहर निकालना, ये जितना भी काम होता है लंग्स के द्वारा किया जाता है। द स्पेस इन बिटवीन टू लंग्स इज कॉल्ड मीडियस्टाइनम। और जो हमारे लंग्स होता है, मान लो ये वाले जी तो हमारे लंग्स हैं, इनके बीच की जो स्पेस होती है, ये वाली जो स्पेस होती है, एक सेकंड बेटा, ये वाली जो स्पेस होती है इसको कहते हैं मीडियस्टाइनम। और जो हमारा हार्ट होता है ना भाई, हार्ट वो इसी स्पेस में पाया जाता है भाई। ठीक है, हार्ट जो याद रखना, जो हार्ट जो होता है वो सिचुएट कहाँ होता है? हमारे मीडियस्टाइनम में सिचुएट होता है। बोथ, अब देखिए बोथ ऑफ द लंग्स रेस्ट अपॉन द डायफ्राम। अब दोनों लंग्स जो होते हैं उसका जो वो होता है वो डायफ्राम पर रेस्ट करते हैं। जैसा कि आप देखोगे लंग्स जो होते हैं वो डायफ्राम पर रेस्ट करते हैं भाई। ठीक है, आपको अभी दिखा दूंगा थोड़ी देर में एग्जाम। इधर ये इस वाले एरिया पे, ये वाला जो एरिया है इधर ये आपको डायफ्राम दिख रहा होगा अंदर की तरफ, ये वाला डायफ्राम दिख रहा होगा। तो ये जो बोथ लंग है वो डायफ्राम पे रेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है डायफ्राम। दे आर कोन शेप, मतलब ये जो होते हैं कोन शेप होते हैं, जैसा कोन होता है ना, कोन के शेप में होते हैं। देखो ये देखो कोन के जैसा लग रहा है कि कोन है, बिल्कुल कोन के शेप में होते हैं। ठीक है, कोन के शेप के पाया जाता है। इस तरह की शेप, ये आपकी जो इस तरह की जो शेप होती है, एक सेकेंड, इस तरह की जो शेप होती है इसे कहते हैं कोन शेप। ठीक है, कोन शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर, दे आर कोन शेप
स्ट्रक्चर विच आर पिंक इन कलर एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब बर्थ के टाइम जो हमारे लंग्स होते हैं भाई बिल्कुल पिंक होते हैं कलर में, ठीक है। देन स्लोली बिकम ब्राउनिश एंड ग्रेइश इन कलर, ईच लंग हैव। अभी इसने कहा कि लेकिन बाद में ये ब्राउनिश और ग्रेइश होने लग जाते हैं या फिर ब्लैकिश भी होने लग जाते हैं भाई, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम CO2 को एस्पायरेट करते हैं और CO2 के डिपोजिशन की वजह से हमारा जो लंग्स होते हैं वो ब्राउन, ग्रे और फिर ब्लैक होने लग जाते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद इन ईच लंग हैव एन अपेक्स, बेस एंड कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस। अब के जो ईच लंग होता है उसमें अपेक्स होता है, बेस होता है, कोस्टल सरफेस होता है और मीडियल सरफेस होता है। अभी ये सब चीजें क्या होती हैं भाई, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो देखो अभी बता देते हैं। ये वाला जो सरफेस होता है ये इसे कहते हैं अपेक्स, ठीक है। अपेक्स कहाँ पे पाया जाता है, लंग्स हमारे जो होते हैं पोस्टीरियरली पाए जाते हैं भाई, ठीक है, पोस्टीरियरली होते हैं। तो ये जो हमारा क्लेविकल, मानो ये वाला हमारा क्लेविकल है, ये क्लेविकल है, तो क्लेविकल से 1 इंच ऊपर तक पाए जाते हैं हमारे जो लंग्स होते हैं, वो क्लेविकल बोन से 1 इंच ऊपर तक पाए जाते हैं। नोट कर लेना ये चीजें, ठीक है, अपेक्स। उसके बाद ये जो एरिया होता है इसे कहते हैं, ये वाला जो सरफेस होता है, ये साइड वाला जो सरफेस होता है, ये वाला देखो, ये वाला जो सरफेस होता है इसे कहते हैं कोस्टल सरफेस, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो सरफेस होता है इसे कहते हैं मीडियल सरफेस, ठीक है, जिसमें से आपकी मैं बताऊंगा आगे आपको 2 पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वे वो निकलती है, सॉरी पल्मोनरी वेन्स निकलती हैं, ठीक है, और एक पल्मोनरी आर्टरी एंटर करती है, 2 ब्रोंका, मतलब हमारी एक ब्रोंकियल वेन, एक ब्रोंकियल आर्टरी, नर्व वगैरह सब हमारी मीडियल सरफेस से एंटर करती हैं, ठीक है। उसकी इसे हाइलम भी कहा जाता है, मिडिल सरफेस को हाइलम भी कहा जाता है। अब ये जो होता है इसे कहते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इसे कहते हैं बेस। आया समझ में भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपेक्स, इट इज राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द रूट ऑफ नेक क्लोज टू द फर्स्ट रिब। जो ये जो होते हैं हमारे राउंडेड स्ट्रक्चर होती हैं ऊपर की तरफ से, मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है, नुकीला सा होता है जो कि स्ट्रक्चर होती है, और रूट ऑफ नेक मतलब ना, जो हमारी नेक है उसके रूट पे पाई जाती है, जो हमारी फर्स्ट रिब होती है उसके जस्ट क्लोज होती है, और हमारी जो क्लेविकल बोन होती है उसके 1 इंच ऊपर तक ये जो हमारा अपेक्स है ये पाया जाता है, बेस। इट इज द कॉनकेव स्ट्रक्चर, एक तो होता है हमारा कॉन्वेक्स, ये भी क्लियर कर देते हैं आपका। एक तो होता है हमारा कॉन्वेक्स, ये वाला कॉन्वेक्स होता है, और ये वाला कॉनकेव होता है। तो नीचे की तरफ से मैंने आपको दिखाया था भाई, देखो ये देखो, ये अपेक्स जो होता है, अपेक्स जो होता है वो कॉनकेव होता है भाई, इस तरह से होता है। देखो बेस जो होता है वो हमारा कॉन्वेक्स होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। ये वाली चीजें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद कोस्टल सरफेस, द इट इज ए कॉन्वेक्स सरफेस, ये भी कॉन्वेक्स सरफेस होती है, ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स सरफेस होती है। देखो इस तरह से, देखो अभी आपको दिखेगा, ये देखो ये कोस्टल सरफेस, एक सेकेंड, ये देखो ये कॉन्वेक्स है, कहीं ना कहीं ये ऐसे दिख रहा है ना, देखो इस तरह के तो दिख रहा है भाई, ये कहीं ना कहीं इस तरह का दिख रहा है, तो ये भी एक हमारा जो कोस्टल सरफेस है वो भी हमारी कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। उसके बाद कोस्ट कौन and contain the impression of ribs, it contain coastal cartilage, inner intercostal muscle। ये जो होती है हमारी, ये जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, देखिए दिस इज ए कॉन्वेक्स सरफेस, ये जो होती है कॉन्वेक्स सरफेस होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उस कंटेन द इंप्रेशन ऑफ रिब्स। इस पे क्या होता है, रिब्स के इंप्रेशन पाए जाते हैं, मतलब ये जो एरिया होता है कोस्टल सरफेस वाला जो एरिया होता है वो रिब्स के कांटेक्ट में होता है कहीं ना कहीं, एंड इट कंटेन कोस्टल कार्टिलेज। अब ये जो होते हैं इंटरकोस्टल कार्टिलेज और इंटरकोस्टल मसल, मतलब इंटरकोस्टल कार्टिलेज और इंटरकोस्टल मसल दोनों भी इसमें, ये इसके मतलब इसमें पाए जाते हैं, ये इंटरकोस्टल कार्टिलेज और इंटरकोस्टल मसल दोनों को कंटेन करती है, ठीक है। उसके बाद है मिडिल सरफेस। मिडिल सरफेस मैंने आपको बताया था, देखिए ये वाला जो सरफेस होता है, मैं अभी बताया था जस्ट आपको, है ना, एक सेकेंड, ये वाला जो सरफेस होता है इसे कहते हैं मीडियल सरफेस या फिर मिडिल सरफेस, मिडिल सरफेस और मीडियल सरफेस, एक सेकेंड, मीडियल सरफेस, ठीक है, इसे कहते हैं मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस कहते हैं दिस सरफेस इज कॉनकेव एंड, ये भी कॉनकेव होती है, हैज ए ट्राइंगुलर शेप एरिया, क्योंकि इसमें देखो इस तरह का एरिया होता है, इसमें मैंने दिखाया था अभी आपको,
कॉल्ड हाइलम, जिसे कि हाइलम कहा जाता है, विच लाई एट द लेवल ऑफ 5th 6th एंड 7th थोरेसिक वर्टिब्रा, जो कि 5th 6th और 7th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर पाया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हाइलम कौन से लेवल पर पाया जाता है, हाइलम ये वाला पार्ट को ही हम हाइलम कहते हैं, जहां से हमारी दो ब्रोंकस एंटर करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी एंटर करती है, पल्मोनरी वेन जो होती है वो एग्जिट करती है, उसके बाद नर्व्स एंटर करती हैं। सब जो एरिया ऑफ एंट्री होती है उसको हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर शेप होता है, ट्राइंगुलर चीज होती है। ठीक है, उसके बाद सम स्ट्रक्चर्स, एक सेकेंड सम स्ट्रक्चर्स एंटर एंड लीव थ्रू द सरफेस। जैसे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है, जैसे कि एक तो हो गया अपना भाई, एक तो हो गया अपना वो, एक तो हो गया पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके इसमें एंटर करती है एक। ठीक है, एक एंटर करती है। ठीक है, उसके बाद दो पल्मोनरी वेन, और ये मैं बात कर रहा हूं एक लंग की। ठीक है, दो पल्मोनरी वेन, इसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 युक्त ब्लड लेके बाहर निकलती है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होगे भाई आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हो सकता है भाई, और वेन में कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ऐसा ऐसा होता है, एक्सेप्शन पाया जाता है। इसे कार्डियोपल्मोनरी सर्कुलेशन में हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या चीजें होती है। उसके बाद इसमें ब्रोंकस, एक हमारी जो ब्रोंकाई होती है वो एंटर करती है, ब्रोंकाई के साथ ब्रोंकियल आर्टरी भी एंटर करती है, ब्रोंकियल आर्टरी और ब्रोंकियल वेन एंटर करती है, और उसके साथ साथ नर्व भी एंटर करती है। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये सारी की सारी इसमें जो हमारा हाइलम एरिया होता है उससे ये स्ट्रक्चर जो होती है वो एंटर करती हैं, और कुछ स्ट्रक्चर्स इससे एग्जिट करती हैं। ठीक है, अब मैं आपको लिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एंटर करती हैं, देखो देखो सम स्ट्रक्चर, हाइलम से क्या क्या स्ट्रक्चर एंटर करती है, सॉरी हाइलम से क्या क्या स्ट्रक्चर एंटर, सबसे पहले एक पल्मोनरी आर्टरी, कितनी, एक एक फोर हाइलम, वन लंग। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी एक, पल्मोनरी वेन दो, एग्जिट करती है, एंटर। ठीक है भाई, उसके बाद ब्रोंकस एंटर करता है, सिंगल ब्रोंकस। उसके बाद ब्रोंकियल आर्टरी एंटर करती है, एक एंटर करती है भाई। ठीक है, उसके बाद ब्रोंकियल वेन एग्जिट करती है। ठीक है, उसके बाद अब इसमें कुछ नर्व सप्लाई वगैरह जो होती है वो भी इसमें एंटर वगैरह करती हैं। ठीक है, ये वाली चीजें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट जो है लंग्स में, जो नेक्स्ट जो है वो है द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग, सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, सुपीरियर एंड इंफीरियर। अब जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, तो ये वाली भी डिस्कस की चीज है, पूरी की पूरी डिस्कस की चीज है, अभी बताता हूँ इसके बारे में, डिस्कस कर ही लेते हैं डिटेल में। ठीक है, अभी जो हमारे लंग्स होते हैं, वो टू होते हैं, दो लंग्स होते हैं। एक तो होता है राइट लंग, एक होता है हमारा लेफ्ट लंग। तो सबसे पहले हम राइट लंग को देखते हैं भाई, राइट लंग जो होता है, इट इज ब्रॉडर, और बिगर, ऐसा भी कह सकते हैं, बिगर देन लेफ्ट लंग। इट हैज 3 lobes। ठीक है, उसके बाद 3 lobes, इसमें 3 lobes पाई जाती हैं। उसके साथ साथ अभी आते हैं हम राइट लंग पे, सॉरी लेफ्ट लंग। ये जो होता है हमारा लेफ्ट लंग जो होता है, लेफ्ट लंग में क्या होता है, इट इज शॉर्टर देन
it is shorter than right lung and it has two lobes. इसमें क्या होती हैं, दो लोब्स पाई जाती हैं भाई, ठीक है। इसमें कितनी लोब्स पाई जाती हैं, दो लोब्स पाई जाती हैं, ठीक है। क्यों दो लोब्स क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो उसका 2/3 पार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए जो लंग्स होते हैं, जो लेफ्ट लंग होता है उसी उसकी तरफ उसका ये लेफ्ट लंग में जो हमारी हार्ट है वो थोड़ा सा एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है। इसकी वजह से हमारा लेफ्ट लंग जो होता है वो छोटा होता है और राइट लंग जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। ये वाली चीजें भी इसमें पाई जाती हैं। और एक चीज है इसमें, और एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। हमारे जो भाई राइट लंग है, राइट लंग है जो हमारा, उसमें 3 लोब पाई जाती हैं, 3 लोब पाए जाते हैं। और तो 3 लोब पाई जाती हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब पाई जाती हैं, ठीक है, लेफ्ट लंग में 2 लोब पाई जाती हैं। और ये चीजें भी हमें देखने को मिलती है इसमें। उसके साथ साथ इसमें फिशर्स और देखने को मिलते हैं। मतलब मान लो ये हमारा लंग है, तो इसमें भाई 3 लोब बन रही हैं, तो 3 लोब में कितने फिशर्स होंगे, देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर। एक तो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर, एक होगा वर्टिकल फिशर, इस तरह से 3 स्ट्रक्चर। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो पार्ट, इसे कहते हैं लाइन जो है, इसे कहते हैं फिशर, ठीक है। तो इसमें कितने, इसमें 2 फिशर पाए जाते हैं, कितने, FISSURE। लेफ्ट लंग में 2 फिशर पाए जाते हैं और राइट लंग में, उसमें, और जो हमारा राइट लंग है, सॉरी, लेफ्ट लंग, राइट लंग में 2 फिशर, जो हमारा राइट लंग है, एक सेकेंड, राइट लंग में 2 फिशर और लेफ्ट लंग में हमारे एक्चुअल लेफ्ट जो लंग होता है उसमें 1 फिशर पाया जाता है, 1, ठीक है, क्योंकि 2 ही लोब में डिवाइड होता है। लेकिन बट लेफ्ट जो लंग होता है, लेफ्ट लंग में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे कहते हैं लिंगुला। क्या कहते हैं, लिंगुला, जो कि जो राइट लंग की 3rd लोब होती है उसके सिमिलर होती है भाई, ठीक है, उसके सिमिलर होती है। ये चीजें भी कह सकते हैं हम, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद आती है प्लूरा। अभी हर ऑर्गन की एक कवरिंग पाई जाती है, हर हमारा जो ऑर्गन होता है उसकी एक कवरिंग पाई जाती है। उसी तरह से जैसे कि हार्ट की जो कवरिंग होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं, स्टमक की जो कवरिंग होती है उसे पेरिटोनियम कहते हैं। इसी तरह से हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स की भी एक कवरिंग होती है, उसे कहते हैं प्लूरा, ठीक है, या फिर उसे प्लूरा कहा जाता है। ईच लंग इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। अभी जो हमारा एक लंग है, ईच लंग है, वो एक मतलब एक लेयर के द्वारा कवर होता है, मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होता है, जिसे प्लूरा कहा जाता है। दे आर 2 टाइप, आउटर प्लूरा एंड इनर प्लूरा। आउटर प्लूरा या फिर इसे पैराइटल प्लूरा भी कहते हैं। दिस इज आउटर लेयर ऑफ द लंग, सो इट इज नॉट अटैच्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ लंग। अभी जो आउटर प्लूरा होती है वो हमारे, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द लंग्स। ये जो होती है लेयर लंग्स जो होता है उसकी आउटर लेयर होती है, और जो हमारे लंग्स के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होती, इनर प्लूरा या फिर विसरल प्लूरा। दिस लेयर इज कंप्लीटली अटैच्ड विद द लंग्स एंड ईच लॉग्स ऑफ द लंग, सो इट कैन बी सेपरेटेड फॉर द लंग्स। ये जो दिस लेयर इज कंप्लीटली अटैच विद द लंग्स, ये जो लेयर होती है वो हमारे लंग्स से अटैच होती है, और ईच लोब्स ऑफ द लंग्स, और ये हमारी लंग के ईच लोब से, एक सेकेंड, ये जो हमारी होती है स्ट्रक्चर होती है वो हमारे लंग के ईच लोब से अटैच होती है भाई, ठीक है। ये जो हमारी स्ट्रक्चर होती है, ये लोब है भाई, क्या है, लोब, LOBE, ये लोब है। एंड ईच लोब ऑफ लंग, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लंग से अटैच होती है और लंग की हर एक लोब से अटैच होती है, सो इट कांट बी सेपरेटेड फॉर द लंग्स। तो इसे लंग से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हमारी पैराइटल प्लूरा होती है उसको लंग से अलग किया जाता है, और जो कि लेकिन विसरल प्लूरा को लंग से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। द स्पेस बिटवीन 2 लेयर्स आर कॉल्ड प्लूरल कैविटी। अभी ये जो स्पेस होता है दोनों पैराइटल प्लूरा विसरल प्लूरा के, पैराइटल प्लूरा होगी, विसरल प्लूरा होगी,
प्लूरा। तो पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा जो होती है इसके बीच में स्पेस पाया जाता है, इसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। क्या कहा जाता है? प्लूरल कैविटी, जिसमें क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये क्या हेल्प करता है कि इन दोनों लेयर्स, ये जो दोनों लेयर्स होती है इनमें फ्रैक्शन होने नहीं देता। फ्रैक्शन होने नहीं देता क्योंकि एक दूसरे को अटैच नहीं हो पाती। अगर फ्लूइड नहीं होगा इसमें, अगर इस लेयर में अगर फ्लूइड नहीं होगा, इन दोनों के बीच में फ्लूइड नहीं होगा तो फ्रैक्शन होगा। जब हमारे लंग्स बढ़ेंगे साइज में, तो वो बढ़ेंगे तो कुछ ना कहीं वो जाके कहीं तो एडजस्ट होंगे भाई। तो वो हमारी जो प्लूरल, ये जो प्लूरल कैविटी जो होती है वो इसीलिए होती है कि जब लंग्स एक्स वो कर रहे होते हैं, इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, डीप इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं, तो उनका जो साइज होता है वो बढ़ता है। तो उसके साइज को एडजस्ट करने के लिए ये जो कैविटी है, ये जो फ्लूइड होता है ये हेल्प करता है कि जिससे कि लंग की जो इनर लेयर है वो आउटर लेयर से ना भिड़े और इसके बीच में किसी टाइप का कोई फ्रिक्शन ना हो। फ्लूइड विच प्रिवेंट द फ्रिक्शन इन बिटवीन टू लेयर, और इन लेयर के बीच में फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे, देख लेते हैं एक बार इसका क्या क्या है। देखो ये जो हमारी, एक सेकेंड, ये वाली ये तो होती है पैराइटल प्लूरा, सॉरी एक तो होती है पैराइटल प्लूरा, ये वाली पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, ये इनर प्लूरा या फिर विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। पैराइटल मतलब बाहर का और विसरल मतलब पैराइटल प्लूरा। और नीचे वाली जो होती है विसरल प्लूरा, ये देख लो, ये लंग्स है, ये पैराइटल प्लूरा हो गई, ये विसरल प्लूरा हो गई। इन दोनों के बीच में ये जो कैविटी है प्लूरल कैविटी कहते हैं उसको, और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये क्या होता है? ये इन दोनों के बीच में क्या होता है, जब लंग्स का साइज बड़ा होता है ड्यूरिंग द इंटरनल इंस्पायरेशन, मतलब डीप इंस्पायरेशन के दौरान, तो ये जो होती है उसको फ्रैक्शन होने से बचाती है। मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब लंग के साइज को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये जो होती है हमारे लंग्स को एडजस्ट करने में भी हेल्प करती है। ओके, चलिए आज का लेक्चर इधर ही खत्म करते हैं। आगे वाला जो लेक्चर है वो आएगा ब्रोंकियल ट्री को लेकर, और उसमें हम आगे के जैसे कि कार्डियोपल्मोनरी सर्कुलेशन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, and please subscribe our channel. If you like our content, so subscribe our channel and write a comment about the lecture. And very well, okay, thank you.